गलती बीजेपी की है, उससे ज्यादा गलती पीडीपी। अगर दिन को रात बोले तो हमें रात बोलना है। पब्लिक लीडर को बनाती है, न कि लीडर पब्लिक को। डायरेक्ट बीजेपी जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम वक्तन फ़ौक़्तन आपके सामने मुख्तलिफ शख्सियात को लाते हैं। आज की जो हमारी शख्सियत है वह है शुएब लोन साहब। शुएब साहब, एशियन मेल में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवालात अनगिनत हैं। फिलहाल हम ये पूछते हैं आपसे, आप आज़ाद साहब के साथ थे, APDAP है जी, आपने खैर बात कर दिया उनको जी, वजूहात? देखिए, जब मैं MLA बना था सबसे पहले और 2006 में, तो तब से मैं आज़ाद साहब के साथ रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अभी भी मेरे उनके जो रिश्ते हैं वो बाप बेटे के हैं। वो मुझे उतने ही प्यार करते जितने अपने बेटे को करते, और मैं उनकी उतनी इज्जत करता हूँ जितने अपने वाले साहब की करता था। पॉलिटिकल उनसे निकलना वक्त की ज़रूरत थी, लोगों की डिमांड थी। देखिए, पॉलिटिकल लीडर अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, ये पब्लिक होती है। जिस करवट पब्लिक बोलेगी उसी करवट लीडर को बैठना होता है। पब्लिक लीडर को बनाती है, न कि लीडर पब्लिक को बनाता है। राइट। और एस्पिरेशन जो थी, और मैंने आज़ाद साहब को बड़ी ओपनली बोला था, यानी ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और मैंने उनको बोला था कि सर इस तरह है, हम इंजीनियर साहब को मदद करेंगे, और इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है कि लास्ट मोमेंट में फिर हमने इंजीनियर साहब को बोला हाँ ठीक है आपका डिसीजन। जब मैं फिर इंजीनियर साहब के साथ चला गया, मैं इस मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बना, तो फिर वहाँ से बाहर जाना वो ठीक नहीं था, क्योंकि लोगों ने एक भरोसा किया और उस भरोसे में मेरी आवाज़ भी कहीं ना कहीं शामिल थी। तो आपने ठान ली कि मेरी आवाज़ इसी आवाज़ में रहे। हाँ, वो एक मैंने आपको बताया कि इंजीनियर साहब का जो मिशन है, इंजीनियर साहब की जो लोगों में जो उसका प्यार मोहब्बत है, क्रेडिबिलिटी है, और उनका जो बेबाकपन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसको उनको कश्मीर की तरफ जो उनका वालियाना लगा, और फिर जो है मतलब वो कश्मीरी कॉज या कश्मीरियत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। मैं उनसे जब मिला था रिसेंटली, वहां भी उनने सिर्फ एक ही बात की, मैं मर जाऊंगा मैं किसी चीज के साथ सौदा नहीं कर, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो वो चीजें मुझे उनकी तरफ खींच ले आई, और मैं ये समझता हूँ कि जैसा भी होगा मैं इंजीनियर साहब के साथ ही। मैं इंडिपेंडेंट MLA बना था। ठीक। मैं फिर इसलिए तो बोला ना, मैं लड़ा इलेक्शन था इंडिपेंडेंटली, जीता इंडिपेंडेंटली था, फिर उसके बाद कांग्रेस में था। तो हुआ ना आगाज, तो वहीं से हुआ ना, आगाज जीतने का इंडिपेंडेंट हुआ था। फिर मगर फिर आजाद साहब के साथ, कांग्रेस के साथ मेरा ज्यादा ताल्लुक नहीं था। गुलाम नबी आजाद साहब से ही मुतासिर थे। वो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ ही में था। आप ये समझते हैं कि आजाद साहब की जो ये कांग्रेस को खैरबाद कहना, फिर अपनी एक पार्टी बनाना उन हालात में, जबकि हालात भी यहाँ फेवरेबल नहीं थे, कई बहुत सारे जो है इल्ज़ामात उन पर लगे भी, ये उनकी सियासी गलती थी? देखिए, वो बहुत बड़े लीडर हैं। मैं अभी उतना सियासी तौर से बालिग नहीं हुआ कि मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के किसी फैसले पे कोई भी अपनी राय दूँ या कोई अपनी टिप्पणी दूँ, और वो मेरा मैंडेट भी नहीं है। अच्छा। वो मैंडेट उनका खुद का है, उनने क्या किया होगा, कैसे किस सोच से किया होगा वो जानते हैं। बट मैं यही बता रहा हूँ, एज एन ह्यूमन बीइंग बहुत ही बढ़िया इंसान, अनडाउटली। पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे थे, और इंजीनियर साहब के जानिब से ऐलान आया कि उनके बच्चे जो है, उन्होंने कहा कि हम जी मैदान में कूद रहे हैं, इंजीनियर साहब को बाहर निकालना है। लेकिन लोगों में ये आवाज़ बहुत देर के बाद आई, यानी लोगों को बहुत ने काफ़ी अरसा गुजरा था जब ये लोगों ने ये कहा, सुना कि इंजीनियर साहब के जो है, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है इलेक्शन में आ रही है जी। अगर आपके इंजीनियर साहब के साथ मुरासिम ठीक थे, आपने कबल वक्त उनको नहीं कहा कि हमें एक दो कैंडिडेट्स और भी उठाने चाहिए और बहुत पहले आगाज करना चाहिए? देखिए, मैं बताऊंगा, इंजीनियर साहब का फॉर्म एक्सेप्ट होना ही बड़ी बात थी। किसी को यकीन नहीं था कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उनके साथ कोई एक्सेस नहीं था, जबकि मेरे पास वो इससे पहले आए थे, हमारा एक टाई अप भी हुआ था, हम लड़ेंगे जब वो बहुत पुरानी बात है, तब जेल से पहले सी बात है। हाँ, तो वो मेरे पास आए थे, हमने बातचीत की थी और ऑलमोस्ट फाइनलाइज किया था। और उसके बाद 19 का जो हमारे साथ हादसा हुआ, वो तो पूरा हादसा ही है, बहुत बुरा हादसा, 370 का जो हमसे लिया गया।
और सबको जेल में डाल दिया गया, उसी के साथ इंजीनियर साहब को भी जेल में डाल दिया और आज तक उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताऊं, मेरे लिए, हमारे लिए यही बड़ी खुशी थी कि बारामूला का फॉरम एक्सेप्ट हो जाए, और अगर हमें ये पता होता है कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता तो हम शायद सब जगह से फाइल करते हैं। ओके, 370-35A आज भी उसको खूब जो है बजाया जा रहा है, और यहाँ बहुत सारे कॉर्नर से ये कहा जाता है कि हम इसके लिए लड़ेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्जन भी आया है। तो और मरकजी हुकूमत ये कहती है कि बात गई है, गाड़िए मुर्दों को मत उखाड़िए। आपकी राय इसके ज़िम्न में क्या है? क्या ये इनका स्टैंड सही है जो यहाँ पॉलिटिकल फोर्सेस ये कह रही हैं कि 370 और 35A के सहारे हम इलेक्शन जीतेंगे, और उसी के सहारे? देखिए, मैं बोलता ये एक ऐसा कमिटमेंट है जो कुछ लोग कर रहे हैं, मगर वो झूठी आवाज दे रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह है, देखिए 370 वापस लाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और अगर वो ये प्रॉमिस करते हैं इन 5 साल में करेंगे, मे भी आने वाले 10 साल में हो सकता है, 20 साल में हो सकता है, ऐसी कोई सरकार आए हिंदुस्तान में जो हमारे इस जेन्युइन डिमांड को वापस मान ले, मगर 5 साल तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं। वो तो कहते हैं कि मेरी बात सुन लीजिए पूरी, क्योंकि कांग्रेस के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, और वर्स्ट पार्ट ये है कि कांग्रेस ने वो अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। अब दो चीजें हैं, अगर आप जज्बात के लिए कहना चाहें तो वो अलग कहानी है, मगर प्रैक्टिकल ये है कि जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो और पार्लियामेंट में, तब तक आप इसको वापस नहीं दे सकते। हमें सबको, कश्मीरियों को मिलजुल के ये करना चाहिए कि हमें 371 जैसे बाकी इलाकों में मिला है उस पे फोकस करना, जैसे हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने परसों कहा। हाँ, जैसे हिमाचल में, देखिए एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि हिमाचल के लोग, वहां कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता। हिमाचल का कश्मीर में खरीद सकता है, कश्मीर का हिमाचल में नहीं खरीद सकता। लेकिन वहां लैंड प्रोटेक्ट है, नागालैंड, काफी जगह स्टेट्स में ऐसा है, मगर हमको एक जिद से कि हम कश्मीरियों को टारगेट करके ये हमसे छीन लिया गया, और हमारी पहले कहाँ बादशाह, फिर सदर रियासत, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, सदर रियासत में गवर्नर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन इसके लिए बीजेपी तो जिम्मेदार नहीं है। डायरेक्ट बीजेपी जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार? मैन रोल तो इसमें कांग्रेस का रहा है। मेरी अर्ज सुन लीजिए आप, देखो कांग्रेस का जो रोल रहा है, सदर रियासत उन्होंने खा दिया। हाँ, मैं बता, ये तो तब से ही कहानी स्टार्ट होगी ना। अब स्टेट बची कुची थी, 370 जैसा था, नाम का था यहाँ पे। बीजेपी ने तो सबकी खत्म कर दिया ना, उन्होंने एक रियासत को, एक पूरा का पूरे कंट्री को स्टेट बना दिया, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, और यहाँ पे जो हमारे लोकल एस्पिरेशन को खत्म कर दिया। एक डर का माहौल क्रिएट किया गया है इस वक्त, कोई नहीं बोल सकता है, देख डरते हैं शाम को शायद रेड पड़ जाए या पुलिस ले जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। महबूबा जी का कल स्टेटमेंट आया है कि 370-35A एक एक्सेशन था, एक पुल था, लेकिन इस पुल ने जो है, पुल को जो है तोड़ दिया अमित शाह साहब ने। और फिर नहीं, सवाल सुनिए, और जो है अब वो भी, क्योंकि ये भी नहीं मानते थे, जो मिलिटेंट फोर्सेस हैं वो भी नहीं मानते थे, वो भी कहते थे कि ये कोई ये नहीं है, हम नहीं मानते 370 या 35A को। तो बीजेपी ने भी वही किया, इसका मतलब बीजेपी उनका सपोर्ट कर रही है। देखिए, अगर मैं असल बात कहूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को गुस्सा आना स्टार्ट करेंगे, वो अर्जेंट बोलना, फिर वापस रिपोर्ट करते। मगर हकीकत ये है कि 370 जितनी गलती बीजेपी की है, उससे ज़्यादा गलती पीडीपी की है। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उनको यहाँ का सेक्रेटरीट का रास्ता नहीं दिखाते तो आज तो 10 साल से वहाँ काबिज है, और रास्ता जो दिखाया है मुफ्ती साहब ने दिखाया, महबूब जी ने दिखाया। और महबूब जी के पास एक बहुत बढ़िया चांस आया था इससे बाहर निकलना है। जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई, वो चाहती तो निकल सकती थी, सीएम की कुर्सी नहीं लेती, सिर्फ सीएम की कुर्सी जाती मगर पार्टी नहीं जाती। वो सबसे बड़ा उनका ब्लंडर। वो तो कहते हैं मुझे मजबूर किया गया। क्यों? सीएम कुर्सी पकड़ने के लिए कौन मजबूर कर सकता है? बताइए, उनको जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया। मतलब ये आपको बनना है कि कुर्सी, अगर ऐसी कुर्सी मिलती तो हमें भी कोई जबरदस्ती करके पकड़वा दे, ऐसा नहीं होता। देखिए, वो चाहती नहीं थी पावर छोड़ना उस वक्त, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर वो उस वक्त एक्सेप्ट नहीं पावर करती तो जो मुफ्ती साहब से गलती हुई थी वो उसको रेक्टिफाई कर सकती। जब मुफ्ती साहब ने गलती की, वो गलती मानी जा सकती है, दूसरी बार ये गलती नहीं मानी। दूसरी बार में उनको था कि हम चीफ मिनिस्टर बने, भले ही कश्मीर कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, और उसी का रिपरकशन है कि 10 साल से
फिर इलेक्शन नहीं हुए, फिर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, जो भी मुश्किलात आई उसके लिए बीजेपी से ज़्यादा जिम्मेदार उस वक्त पीडीपी थी, क्योंकि वो पावर में थी, वो चीफ मिनिस्टर थी, उसी ने रास्ते दिखाए कि एंट्री कैसे होना है, और जब उन्हें सेक्रेटरीट पे कब्जा किया, आज तक 10 साल से उन्हीं का कब्जा है। अगर आज हमारा चीफ मिनिस्टर जाएगा भी, अब उसका वो चीफ मिनिस्टर का वैल्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी तो उनके साथ इत्तेहाद रहा है। एब्सोल्यूट राइट। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत अच्छा है, वो 5-5 मिनट बाद अपना बयान बदल सकते हैं और उनको कोई भी नहीं उसके लिए बोलता यार तुम कल एक कहानी बोल रहे थे, परसों दूसरी बोल रहे हो, परसों तीसरी बोलेंगे। अब देखिए उनका जो कार्डर है वो शायद अब ये मान चुका है कि जो फारूक साहब या उमर साहब बोले वही है फाइनल अथॉरिटी। वो अगर दिन को रात बोले तो हमें रात बोलना है, और रात को अगर दिन बोले तो हमें वही बोलना है। तो वो अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते, जो फारूक साहब का दिमाग होता है। फारूक साहब ने परसों एक जवाब में कहा कि देखिए भाई हमें सेंटर के साथ रिलेशंस ठीक बनाने हैं जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी। जब उनसे सवाल किया क्या बीजेपी के साथ इत्तेहाद रहेगा आपका, उनके साथ कोलिशन हो सकता है? देखिए मुझे कल का जो अलायंस है ये एक फोर्स्ड अलायंस भी है। उसकी वजह ये है कि चिमुगलियां हो रही थी और बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का गठजोड़ हो रहा है। तो इस वजह से उस चीज को खत्म करने के लोगों में वो परसेप्शन न जाए, उनने वो कल जो अलायंस किया वो उसकी एक कड़ी थी। अब फारूक साहब अपनी बात पे कितना कायम दायम रहते हैं वो पूरी कश्मीर जानता है, उसमें कोई मुझे बोलने की वो बड़े लीडर हैं, हमें बोलना भी नहीं चाहिए, मगर लोग समझते हैं, लोगों को मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी पूछें उसको भी सब कहानी पता होती है, कौन क्या सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और कौन हर 15 मिनट बाद स्टेटमेंट। हम एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इंजीनियर साहब ही बंद हैं और भी प्रिजनर्स हैं, क्या उनके लिए? नहीं, देखिए मैं ये बता रहा हूँ, जब इंजीनियर साहब आएंगे हम एक पीस कमीशन बनाएंगे, पीस एंड रिकंसिलिएशन पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होगा। उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे उनने वो बनाया भी है। हम ये चाहते हैं कि वो एक कमीशन बैठे जिसमें 3 जज हों, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो और हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज हो, और उसमें से एक कम से कम नॉन मुस्लिम हो, जैसे पंडित बरादरी जी। और जो 40 साल तक यहाँ जुल्म हुआ, लोग मारे गए, उनको कोई किसी ने पूछा नहीं वो किसने मारे, कैसे मारे, उनकी सबको अकाउंटेबिलिटी के अंडर लाया जाए। दैट इज वो हमारा सबसे, मुझे लगता है जिस वक्त भी मैनिफेस्टो निकलेगा इसमें हमारी ये बात जरूरी होगी कि जो कमीशन है वो बनना चाहिए। उसी से कश्मीरी का जो दर्द है कम से कम इंसाफ की। अगर आपकी कल की सीटें जो है कल को ठीक ठाक आती है, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो है 16 सीटों को लेकर 2002 में अलायंस किया था, आपको आज मेजॉरिटी मिलती है, 16 सीटें मिलती है, अल्लाह करे ज्यादा मिले। क्या आप पीडीपी के साथ, कांग्रेस के साथ, एनसी के साथ कोलिशन में जाएंगे? माइनस बीजेपी कुछ भी, बस बीजेपी नहीं। अच्छा, माइनस बीजेपी। देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम स्टेट के बका के लिए मिलते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, बट माइनस बीजेपी। ठीक, ये क्लियर है। शुएब नबी लोन साहब एक नाम है, एक तहरीक है, एक इंस्टीट्यूशन है अपने अंदर। 2019 के बाद आपके बयानात वक्तन फवक्तन सामने आते गए, लेकिन मुख्तलिफ मराहिल से लोगों को गुजरना पड़ा जी। कहीं आपको रिग्रेट है कि मैं यहाँ पर या इस जगह लोगों के काम ना आ सका? देखिए मैंने कोशिश हमेशा की कि मैं लोगों के काम आऊँ। रिग्रेट मुझे किसी चीज़ का नहीं, आई हैव गिवन माय बेस्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मुझे इस बार चुनेंगे। उसकी वजह यह है कि बारामुल्ला के अवाम एक तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। नॉर्मली मैं वो मोटा मोटा बताता हूँ क्योंकि जो मुझे समझ आता है पॉलिटिकली, आप भी मीडिया फेटर्निटी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, आपको भी समझ आता है कि यहाँ लड़ना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। फिलहाल मुझे जो लगता है अपेरेंटली जावेद साहब भी एक से मिले, मैं भी एक से मिले हूँ, उसका भी अपना कैडर है, मेरा भी अपना कैडर है, लड़ना तो उन्हीं के खिलाफ है, ये मुझे लगता है। और लोग बदलाव चाहते हैं, वो सेम चीज़ें रिपीट नहीं देखना चाहते हैं। बाकी देखिए जहाँ तक ज़ाती ताल्लुक है, मैं हर एक की इज्जत करता हूँ। जावेद साहब को मैं भाईजान बोलता हूँ, वो हम लड़े भी एक दूसरे के खिलाफ, खुदा न करे कोई मर्यादा नहीं लाएंगे। सफीना जी लड़े हम, खुदा न करे हम मर्यादा नहीं लाएंगे, मैं उनको
बहनी मानूंगा, बड़ी बहनी मानूंगा, या अब एक साहब लड़े वालिद समान है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकली हो सकता है, मैं पर्सनली, मैं एज अपनी जात में कभी भी किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता। तो बट ये है कि बदलाव है, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं। ये लोग बोलते हैं कि काफी टाइम से एक फैमिली है, अब शायद हमें एक नए आदमी की जरूरत है जो उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। अल्लाह करे कि आपके ये जज्बात हमेशा ऐसे ही कायम दायम रहे और आज आपके जज्बात सलामत रहे। अल्लाह करे कि आप जो है बुलंदियों को छुएं। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर।